हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ लॉजिक लूप। यहाँ पर हम आज देखेंगे बेसिक लेआउट ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट की क्विक रिवीजन करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस होंगे उनसे डील करेंगे। तो आप अपने साथ बेयर एक्ट लेके बैठिए और कोशिश कीजिए कि जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस मैं बताती हूँ उन्हें मार्क करते चलें, आगे के लिए वो काम आ सकते हैं एग्ज़ाम्स के पहले। तो छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट का बेसिक लेआउट ये है कि इन्फोर्स हुआ था ये 1 नवंबर 2000 को। इसमें 9 चैप्टर्स हैं और 69 सेक्शंस हैं। शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे 2 शेड्यूल्स हैं। द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 1 है, जो कि बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमिटमेंट के बारे में। तो इस पर्टिकुलर एक्ट का शॉर्ट टाइटल है छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। एक्सटेंट मतलब ये कहाँ लागू हुआ था, तो ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है और इसकी कमेंसमेंट डेट है नवंबर 1, 2000। ठीक है, इस दिन ये छत्तीसगढ़ में लागू हुआ था। नेक्स्ट है सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशंस की बात करता है, लेकिन हम केवल इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की ही बात करेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो है एक्साइसिबल आर्टिकल। तो सबसे पहले एक्साइसिबल आर्टिकल जो है वो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 6 में डिफाइन है। अब एक्साइसिबल आर्टिकल का मतलब क्या होता है? 3 चीज़ें इंक्लूड हैं इसमें। कोई भी लिकर, अल्कोहलिक लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, यूज़ किया जा रहा हो, या फिर कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग या ओपियम या प्रोपिस्ट्रॉ जैसा कि डिफाइन है एनडीपीएस एक्ट में। नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सेसिबल ड्यूटी एंड कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी। ये सब सेक्शन 6A में डिफाइंड है। एक्साइज ड्यूटी और कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी का मतलब होता है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसके 7th शेड्यूल में इसके बारे में दिया गया है। तो 7th शेड्यूल की लिस्ट 2 की एंट्री 51 में जो ड्यूटीज़ दी गई हैं वो एक्साइज ड्यूटी और कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी होंगी। सो कहाँ पर दिया गया है एक्साइज ड्यूटी और कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी? कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की लिस्ट 2 की एंट्री 51 में। अब एक्साइज ऑफिसर्स कहाँ पर डिफाइन है? तो सब सेक्शन 7 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 7, एक्साइज ऑफिसर्स का मतलब होता है कलेक्टर या कोई भी ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 7 ऑन दिस एक्ट। ओके, नेक्स्ट है एक्साइज रेवेन्यू। तो एक्साइज रेवेन्यू क्या होता है? सबसे पहले ये डिफाइंड है सबसेक्शन 8 में, और इसका मतलब होता है जो भी रेवेन्यू डिराइव्ड किया गया है या किया जा सकता है फ्रॉम ड्यूटीज़, फीस, टैक्स, पेनल्टीज, पेमेंट या फिर कॉन्सिफिकेशन के द्वारा इस एक्ट के अंदर रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। इन दोनों में से रिलेटेड जो भी फीस होगी, टैक्स, ड्यूटी, पेनल्टीज, पेमेंट या कॉन्सिफिकेशन या डिराइव होता होगा, उसे एक्साइज रेवेन्यू कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट की डेफिनेशन दिया गया है सबसेक्शन 9 में। तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है स्टेट के बाहर कोई भी चीज़ का जाना, बट वो कस्टम फ्रंटियर नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट कहाँ पर डिफाइन किया गया है? सबसेक्शन 11A में डिफाइन किया गया है। अब इंटॉक्सिकेंट का मतलब क्या होता है? इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड है, लिकर या फिर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। अब इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग आपका सबसेक्शन 12 में डिफाइन है। इसका मतलब होता है जो आप इंडियन हेम्प प्लांट की जो भी लीव्स, जो भी स्ट्रॉ और फ्लावर्स या फिर इनके फ्रूट स्टॉप जो भी होते हैं, ठीक है, इंडियन हेम्प प्लांट के अलावा और भी 3 चीज़ों को इंक्लूड करता है, जिसका नाम है भांग, सिद्धि और गांजा। तो ये सारी चीज़ें जो है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के अंदर इंक्लूडेड हैं। इनसे जो भी मिक्सचर प्रिपेयर किया जाता है, इनसे जो भी ड्रिंक प्रिपेयर की जाती है या फिर कोई और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग जो भी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे, इसके अंदर आते हैं। लेकिन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग डिफाइन नहीं होना चाहिए कहाँ पे? एनडीपीएस एक्ट के अंदर। अगर एनडीपीएस एक्ट के अंदर डिफाइंड है तो वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर, तभी वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग माना जाएगा, जब स्टेट गवर्नमेंट इसको इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग डिक्लेयर करेगा। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है लिकर की। ये डिफाइंड है सबसेक्शन 13 में। इसका मतलब होता है कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग लिकर या कोई स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट, तारी, बियर, जिनमें भी लिक्विड फॉर्म, जो भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिनमें अल्कोहल होता है, या कोई भी सब्सटेंस जिसको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए लिकर डिक्लेयर की हो, वो लिकर की डेफिनेशंस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मैन्युफैक्चर की।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसेक्शन 14 में डिफाइन है। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है हर एक प्रोसेस, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, जिससे कोई भी इंटॉक्सिकेंट प्रोड्यूस किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है या फिर रीडिस्टिलाइज किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है, उनमें फ्लेवर डाले जाते हैं या फिर ब्लेंडिंग की जाती है, कलरिंग की जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर में इंक्लूड होती हैं। तो आपको मैन्युफैक्चर में क्या याद रखना है? प्रोड्यूस, प्रिपेयर, रीडिस्टिलाइजेशन, रेक्टिफाई, ब्लेंडिंग, फ्लेवरिंग, कलरिंग, ये सब कुछ याद रखना है ना। ये सब चीज़ें लिकर के मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्पिरिट, जो सेक्शन 17 में डिफाइन है। अब स्पिरिट का मतलब होता है कोई भी लिकर जिसमें अल्कोहल ऑब्टेन किया जाता है डिस्टिलाइजेशन के थ्रू, भले ही वो डीनेचर्ड हो या ना हो। जब अल्कोहल ऑब्टेन किया जाता है तो डिस्टिलाइजेशन के थ्रू, तो उसे बोला जाता है स्पिरिट। ओके, अब टारी, व्हाट इज टारी? तो सब सेक्शन 18 में डिफाइंड है कोई भी फर्मेंटेड, अनफर्मेंटेड जूस जो कि किसी भी पाम ट्री से या कोई सी भी ऐसी ट्री से निकाला जाता है। अब डिनेचर्ड क्या होता है? तो डिनेचर्ड डिफाइंड है सब सेक्शन 5 में, और डिनेचर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट होता है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दे आर द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 4, पावर टू डिक्लेयर व्हाट शैल बी डीम्ड टू बी कंट्री लिकर एंड फॉरेन लिकर। देखिए, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और छत्तीसगढ़ में एक दो बार पूछा भी गया है। तो किसके पास पावर है कोई भी लिकर को कंट्री लिकर या फॉरेन लिकर डिक्लेयर करने की? तो ये पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। ओके, तो ये नोटिफिकेशन से डिक्लेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 6। ऑल दो ये सेविंग क्लॉज है, फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव से सेविंग क्लॉज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सेविंग क्लॉज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आए भी हैं। सो अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? जो भी छत्तीसगढ़ का एक्साइज एक्ट है वो कौन से एक्ट के प्रोविज़न को अफेक्ट नहीं करती? तो सबसे पहले है सी कस्टम एक्ट्स के प्रोविज़न्स को अफेक्ट नहीं करती। सेकंड है इंडियन टैरिफ एक्ट के को अफेक्ट नहीं करेगा, और बट इंडियन टैरिफ एक्ट के सेक्शन 16 बाकी पूरे एक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। और लास्ट है कंटोनमेंट एक्ट। इन तीनों एक्ट के को अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं कि कौन से एक्ट में ये लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 7, जो भी बात करता है एस्टेब्लिशमेंट एंड पावर देयर ऑफ। यहाँ पर किसके पावर की बात की गई है? तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पावर की बात की गई है। क्योंकि मे यूज़ किया गया है तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन की बात की गई है। अब कुछ अपॉइंटमेंट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट इस सेक्शन में। तो पहली अपॉइंटमेंट है एक्साइज कमिश्नर की, जिसका काम क्या होता है? जो भी एक्साइज डिपार्टमेंट है उसको सुपरवाइज करेंगे और जो भी एक्साइज रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़, और ऑफिसर्स को अपॉइंट करने में भी स्टेट गवर्नमेंट को वो ऑफिस और दूसरे ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे वो, और अदर ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। वो ऑफिसर्स होंगे अदर देन कलेक्टर, और इनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस एक्ट में दी गई हैं वो दी जाएंगी। और जो तीसरी अपॉइंटमेंट होगी वो होगी अदर ऑफिसर्स ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट पावर डेलीगेट करेगी किसको? तो वो पावर किसको डेलीगेट करेगी? तो पावर दो लोगों को डेलीगेट की जाएगी, एक है चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी और दूसरा है एक्साइज कमिश्नर को कुछ पावर डेलीगेट की जाएंगी। और दूसरी चीज़, जैसे स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि इनके पावर को विड्रॉ भी कर सकती है। और तीसरी चीज़ ये है कि वो परमिट कर सकती है चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी और रेवेन्यू कमिश्नर को कि वो अपनी पावर को आगे डेलीगेट कर सकें। तो ये सारा काम स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 7 में करती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 7A, स्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड। ये काम स्टेट गवर्नमेंट करता है और पूरी स्टेट गवर्नमेंट को डिस्क्रिशन है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये अपॉइंट करना ही है। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट को फ्लाइंग स्क्वाड स्टैब्लिश करना ही होगा। कोई भी अगर एक्साइज रेवेन्यू और
में कोई इरिजन हुआ हो और उनसे रिलेटेड कोई भी बात हो तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है फ्लाइंग स्क्वाड। अब फ्लाइंग स्क्वाड का जुरिसडिक्शन क्या होगा, तो कितने एरिया में ये इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा, तो अगेन ये स्टेट गवर्नमेंट बताती है। फ्लाइंग स्क्वाड में कौन कौन हो सकते हैं, तो इसमें एक्साइज ऑफिसर्स होते हैं या फिर कोई अन्य ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 8। इसमें पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को है और में यूज़ किया गया है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा पूरे स्टेट में प्रोहिबिट कर सकती है या फिर किसी स्पेसिफाइड एरिया में प्रोहिबिट कर सकती है किसी भी इंटॉक्सिकेंट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसफर या, और इन सब के इफेक्टिव कंट्रोल के लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रोविज़न बना सकती है जो कि लिकर मैन्युफैक्चरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 9, जो कि बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट की। तो यहाँ कहा गया कि विदाउट द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इंटॉक्सिकेंट ना ही इंपोर्ट की जाएगी, ना ही एक्सपोर्ट की जाएगी और ना ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन तभी ली जाएगी जब कोई ड्यूटी लगी है या आपको कोई ड्यूटी पे करना है या एक्ट के अंदर आपको ड्यूटी पे करते हैं या फिर कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा तो वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देंगे, या फिर बाकी जो भी कंडीशन जो स्टेट गवर्नमेंट में लगाई है। तो ये सारी कंडीशंस जब फुलफिल कर देंगे तो उसी के बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है उनसे सैंक्शन लेंगे। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट परमिट कर सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 10, रिक्वायरमेंट ऑफ पास एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। जब स्टेट गवर्नमेंट में कोई लिमिट लगा रखी है और कोई भी लिमिट को एक्सेस कर रहा हो तो ऐसे इंटॉक्सिकेंट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट तभी कर सकते हैं जब उससे रिलेटेड आपके पास पास हो के, यानी कि एक्सेसिव लिमिट से ज़्यादा अगर आपको कोई किसी चीज़ को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी इंटॉक्सिकेंट या लिकर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको पास की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 11, पास फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने दो लोगों को पावर दे रखा है क्या कहते हैं पास इशू करने का। पहला है एक्साइज कमिश्नर एंड कलेक्टर, ये दोनों पास ग्रांट कर सकते हैं। जनरली कलेक्टर ग्रांट करते हैं पासेस और एक्साइज कमिश्नर तब ग्रांट करते हैं जब कोई भी पास जिनको एक्साइज कमिश्नर डिटरमाइन करते हैं, उन पास को ग्रांट करने के लिए पावर भी एक्साइज कमिश्नर के पास ही है। पास भी दो टाइप के होते हैं, एक जनरल पास होता है और दूसरा होता है स्पेशल पास। तो जनरल पास होता है जब कोई जनरल चीज़ को डिटरमाइन करना हो और कोई डेफिनेट पर्पस हो तो जनरल पास, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए स्पेशल पास होते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 13, ये बात करता है लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी इंटॉक्सिकेंट मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा, कलेक्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी हेम्प प्लांट को कल्टीवेट नहीं किया जाएगा, कोई भी टारिंग प्रोड्यूसिंग ट्री को टैप नहीं किया जाएगा, कोई भी लिकर को बॉटल्ड नहीं किया जाएगा या सेल के लिए कोई भी डिस्टिलरी कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा इंटॉक्सिकेंट के लिए, और कोई भी पर्सन किसी ऐसे मटेरियल को यूज़ नहीं करेगा जो इंटॉक्सिकेंट मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है अदर देन तारी एक्सेप्शन है, उसके लिए आप प्रोसेस पजेस कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास लाइसेंस हो, तो बिना लाइसेंस के ये जो क्लॉज एफ तक दिया हुआ है ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो तारी का एक्सेप्शन जो लगा हुआ है उस एक्सेप्शन को पर्टिकुलर एरिया से हटा भी सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो होम कंजम्पशन के लिए लाइसेंस का प्रोविज़न हटा भी सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 16, जो कि बात करता है पोजीशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स जनरली। तो फिर से यहाँ पे पावर है स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि में यूज़ किया गया है तो स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर बोला गया स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू क्वांटिटी की लिमिट प्रिस्क्राइब्ड करती है कि कितना इंटॉक्सिकेंट कोई भी पजेस कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटॉक्सिकेंट के लिए डिफरेंट लिमिट सेट कर सकती है। कोई भी पर्सन उस लिमिट के एक्सेस में कोई भी इंटॉक्सिकेंट पजेस नहीं करेगा जब तक कि उसके पास रिलेटेड लाइसेंस परमिट या पास ना हो।
और फॉरेन लिकर्स पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। ऐसा फॉरेन लिकर जो कॉमन कैरियर द्वारा पोजेस किया जा रहा हो, और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को प्रोहिबिट कर सकती है। ये प्रोहिबिशन स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह भी लगा सकती है या फिर कंडीशनली भी लगा सकती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 17, जो बात करता है लाइसेंस रिक्वायर्ड टू सेल फॉर इंटॉक्सिकेंट। तो यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी इंटॉक्सिकेंट बेचा नहीं जाएगा जब तक आपके पास उससे रिलेटेड लाइसेंस ना हो। लेकिन कोई भी पर्सन जिसके पास टारी विड्रॉ करने की राइट है तो उसे टारी को बिना लाइसेंस के सेल भी कर सकता है। दूसरी चीज़, कोई भी पर्सन जो सेक्शन 13 के अंदर हैम्प को कल्टीवेट कर रहा है तो उसे बिना लाइसेंस के सेल भी कर सकता है। नथिंग इन दिस सेक्शन कैन अप्लाई एनी फॉरेन लिकर जो कि पर्सन द्वारा अपने प्राइवेट यूज़ के लिए लॉफुली प्रोक्योर किया जा रहा है या बेचा जा रहा है। अब सेक्शन 17 में जो थर्ड क्लॉज है वो 2017 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। यहाँ पर सेल और सप्लाई ऑफ लिकर के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर सेल ऑफ लिकर तभी परमिट किया जाएगा जब लिकर वेंडर्स के पास लाइसेंस होगा, और वो भी वाइन शॉप होगी, जो भी वाइन शॉप होगी वो लाइसेंस्ड होगी। वाइन शॉप जो है वो किसी भी हाईवे से 500 मीटर्स की रेंज के अंदर नहीं होना चाहिए, या फिर सर्विस लाइन से 500 मीटर्स के अंदर नहीं होना चाहिए, और ना ही वहाँ से दिखनी चाहिए, वहाँ से ना ही एक्सेसिबल होनी चाहिए। दूसरी चीज़, नॉट विद स्टैंडिंग जो भी होटल्स हैं जो उसके पास जिसके पास लाइसेंस है लिकर सेल करने का, तो वो एंटाइटल्ड है लिकर को सप्लाई करने के लिए भी अपने होटल के प्रमाइसेस के अंदर, भले ही वो होटल हाईवे पे ही क्यों ना हो। तीसरी चीज़, अगर कोई भी लाइसेंस इशू किया जाता है किसी होटल को या किसी कॉमन ड्रिंकिंग हाउस को लिकर की सेल के लिए, तो ये माना जाता है कि उन्हें सप्लाई ऑफ लिकर के लिए भी लाइसेंस इशू किया गया है, और इस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स हैं उसके लिए भी लाइसेंस किया गया माना जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 22, जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड ऑफ वुमेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर्स में एमसीक्यूज आया हुआ है इस सेक्शन से। तो सेक्शन 22 में कहा गया है कि कोई भी पर्सन जिसके पास इंटॉक्सिकेंट सेल करने का लाइसेंस है वो अपनी प्रमाइसेस में किसी भी ऐसे पर्सन को एम्प्लॉय नहीं करेगा विद और विदाउट रिम्यूनरेशन जो कि मेल 21 ईयर्स से कम एज के हो या फिर कोई फीमेल हो। नेक्स्ट सेक्शन है 23, जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ लिकर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग टू पर्सन अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स। तो यहाँ सेक्शन 23 में बोला गया है कि कोई भी पर्सन जो कि लाइसेंस वेंडर है जो लिकर या इंटॉक्सिकेंट सेल कर सकते हैं, लेकिन वो अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स किसी भी पर्सन को सेल नहीं करेगा, भले ही वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले रहा हो या फिर किसी और के बिहाफ में ही क्यों ना लेने आया हो। अगर वो 21 ईयर्स से नीचे है तो आप उसे लिकर या इंटॉक्सिकेंट सेल नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 23A, जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू लिकर। तो देखते हैं कि अब एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले तो यह समझना ज़रूरी है कि एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, और ये है नोटिस, किसी भी प्रकार का कोई सर्कुलर हो या कोई लेबल हो या रैपर हो या कोई अदर डॉक्यूमेंट, जो भी अनाउंसमेंट जो कि ओरल हो सकती है या फिर जो ट्रांसमिट की जा सकती है थ्रू लाइट, स्मोक, साउंड और सिनेमा, जिसे लाइसेंस मिला है छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और उसके अंदर अगर कोई प्रेजेंटेशन या स्लाइड के द्वारा कुछ दिखा रहे हो या फिर कोई भी अदर प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट में कुछ दिखाया जा रहा है, तो ये सब एडवर्टाइजमेंट के में कंसिडर किया जाएगा। अब जैसा कि सेक्शन 23A का सबसेक्शन 2 कहता है कि कोई भी लीकर का एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है, तो कौन सा एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है? कोई भी प्रिंट पब्लिश करवा रहे हैं जो लिकर को प्रमोट कर रहा है, तो उस पर कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है? पहले तो इम्प्रिजनमेंट है या फिर फाइन है या फिर दोनों है, इम्पोज किया जाता है, या मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 6 महीने की लगाई जा सकती है, और मैक्सिमम जो फ़ाइन होगा वो 2000 रुपये तक का हो सकता है।
अब यहाँ पे सेक्शन 23A के सब सेक्शन 3 में कुछ सिचुएशंस पर ये लागू नहीं होता है। तो कोई भी कैटलॉग या प्राइस लिस्ट जो कि लिकर वेंड्स अपने शॉप के बाहर रखे होते हैं, उस प्राइस लिस्ट या फिर बाहर जो प्राइस लिस्ट लगी हुई होती है उसको एडवर्टाइजमेंट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो सब सेक्शन 2 की पेनल्टी उस पर लागू नहीं होगी। कोई भी एडवर्टाइजमेंट लेकर को प्रमोट कर रहा हो लेकिन 36 के बाहर प्रिंट किया हुआ हो तो उस पर भी ये लागू नहीं होगा। कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो कि किसी न्यूज़पेपर के प्रिंट में या फिर पब्लिश किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर डेट से पहले, या कि कोई ऐसा प्रिंट जो इस एक्ट के अंदर एग्जेम्प्टेड हो, उस पर भी लागू नहीं होगी। अब नेक्स्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के ज़रिए प्रोहिबिट कर सकती है स्टेट के अंदर ऐसी पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के प्रिंटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी पब्लिशिंग छत्तीसगढ़ स्टेट के बाहर हो रही हो, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट ऐसा है कि जो स्टेट के अंदर लिकर को प्रमोट कर रहा है या लिकर को कमेंट कर रहा है। और ऐसे इसे प्रोहिबिट करने के बाद भी इस टाइप का प्रिंट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसके लिए पेनल्टी लगाई जा सकती है। और इसमें अगेन इम्प्रिजनमेंट और फाइन एंड बोथ है। तो इम्प्रिजनमेंट कितना हो सकता है, अप टू 6 मंथ हो सकता है। फाइन कितनी हो सकती है, अप टू 2000 रुपीज़ हो सकती है, या फिर दोनों हो सकता है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या बोली गई कि जहाँ पर कोई भी न्यूज़पेपर, बुक या कुछ भी प्रिंट या पब्लिश हो रहा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि उसमें ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट है जो लिकर को प्रमोट कर रहा है या फिर ऑफ़र कर रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा उस न्यूज़पेपर या बुक की कॉपी को फॉरफिट कर लेगी। और कोई भी एक्साइज ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे उसे सीज कर लेगा। ऑल्दो कलेक्टर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या कोई भी ऑफिसर जिसे स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज़ करे, वो वारंट के थ्रू पुलिस ऑफिसर को ऑथोराइज़ कर सकते हैं कि ऐसे पुलिस ऑफिसर जो एसआई से नीचे की रैंक का ना हो, ऐसी प्रमाइसेस को सर्च एंटर करे और वहाँ पर ऐसी कॉपीज़ या इशू की जा रही है या पब्लिश किया जा रहा है। तो ये था सेक्शन 23 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 24, जो बात करता है क्लोजिंग ऑफ शॉप फॉर द सेक ऑफ पब्लिक पीस। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पावर है वो पावर है डीएम को। और यहाँ पर बोला गया है कि डीएम लिखित नोटिस द्वारा शॉप के लाइसेंसी को किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए शॉप बंद करवा सकते हैं। ऐसा शॉप जहाँ पर इंटॉक्सिकेंट बेचे जा रहे हों, इंटॉक्सिकेंट फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग पब्लिक पीस। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जहाँ पर कोई राइट या फिर कोई अनलॉफुल असेंबली है या होने की आशंका है, तो वहाँ पर कोई भी मजिस्ट्रेट शॉप को बंद करा सकता है। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आशंका नहीं है बल्कि घटित हो गई है ऐसी घटना, तो वहाँ पर लाइसेंसी बिना किसी ऑर्डर के शॉप को बंद कर देगा। जब भी मजिस्ट्रेट ऐसा कोई ऑर्डर इशू करेगा रायट या अनलॉफुल असेंबली के केस में, तो उसकी जो इंटीमेशन होगी वो कलेक्टर को दी जाएगी ताकि कलेक्टर आगे की कोई और एक्शन ले सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 25, जो कि बात करता है ड्यूटी ऑन एक्साइसेबल आर्टिकल्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी एक्साइज ड्यूटी या कोई भी कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी एज द केस में भी शैल लगा है तो मैंडेटरी प्रोविज़न है। अगर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करे तो लेवी की जा सकेगी कोई भी एक्साइसेबल आर्टिकल के ऊपर अदर देन एक्साइसेबल आर्टिकल मेडिसिन के लिए हो या फिर कोई टॉयलेट प्रिपरेशन का कोई आर्टिकल हो। तो ये दो चीज़ों को छोड़कर कोई भी एक्साइसेबल आर्टिकल है तो स्टेट गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट करे तो उन पर एक्साइज ड्यूटी और कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। और ये ड्यूटी कब लगाई जा सकती है, तो ये ड्यूटी तब लगाई जा सकती है जब आर्टिकल को एक्सपोर्ट किया जा रहा हो, इंपोर्ट किया जा रहा हो या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो, मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो, कल्टीवेट किया जा रहा हो, कलेक्ट किया जा रहा हो अंडर एनी लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 13 ऑफ दिस एक्ट, या फिर कोई डिस्टिलरी इस्टेब्लिश की जा रही हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैन्युफैक्चरिंग की जा रही हो, या कोई एक्साइज या कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है वहाँ पर। अब आगे है प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एक्साइसेबल आर्टिकल को एग्जम्प्ट कर सकती है फ्रॉम एनी ड्यूटी
और ये ड्यूटी डिफरेंट आर्टिकल पर डिफरेंट रेट से इम्पोज की जा सकती है अकॉर्डिंग टू द प्लेस जहाँ आर्टिकल रिमूव किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी अलग अलग रेट हो सकते हैं। 2011 में अमेंडमेंट हुआ था कि इसमें 10% सरचार्ज लगाया जा सकता है प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी पे, और ये 10% का जो सरचार्ज होगा रूरल और अर्बन बॉडीज़ को दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन ड्यूटी। और ऊपर कुछ भी लिखा हो, ड्यूटी इम्पोज नहीं की जाएगी कोई भी ऐसे आर्टिकल पर जो कि इंपोर्ट किया जा रहा है जहां इंडिया के अंदर और उस पर इंपोर्टेशन पे सी कस्टम ड्यूटी लग रही हो और वहां पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। अब आगे कुछ भी इस सेक्शन में लिखा हो स्टेट गवर्नमेंट को प्रिक्लूड नहीं करेगा। स्टेट गवर्नमेंट को चार्ज तब जब चाहे बढ़ा सकती है, जब चाहे कम कर सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इम्पोज्ड ड्यूटी का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू कर सकती है। ओके, ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है चाहे इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो। सो दैट इट इज़ सेक्शन 25। सो नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 30 जो कि बताता है टेक्निकल डिफेक्ट्स, इरेगुलरिटीज़ एंड ओमिशन के बारे में। यहाँ पर बोला गया है कि वो सिर्फ इस ग्राउंड पे इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि इस ग्रांट पे कोई टेक्निकल डिफेक्ट, एरर या इरेगुलरिटीज़ ओमिशन आया है। अब क्या टेक्निकल डिफेक्ट्स होगा या इरेगुलरिटीज़ होगी या क्या ओमिशन होगा, कौन सी चीज़ इन तीनों कैटेगरी में आएंगी, इसका डिसीजन फाइनल होगा और इसमें एक्साइज कमिश्नर का डिसीजन ही फाइनल होता है। ओके, तो दिस इज सेक्शन 30। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 31 जो कि बात करता है पावर टू कैंसल एंड सस्पेंड लाइसेंस एक्सेट्रा। अब ये पावर किसके पास है, तो ये पावर है उसके पास है जिसने लाइसेंस को ग्रांट किया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा उसको ध्यान में रखते हुए अथॉरिटी कैंसल या सस्पेंशन कर सकती है लाइसेंस का जिसने उसको ग्रांट किया है। अब कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां लाइसेंस को कैंसिल या सस्पेंड किया जा सकता है, तो सबसे पहली सिचुएशन ये है कि जो ड्यूटी या फीस पे करनी थी लाइसेंस होल्डर को पे नहीं किया था, या फिर जहां पर होल्डर ने कोई ब्रीच किया हो एग्रीमेंट का, या फिर उसके सर्वेंट ने कोई कंडीशन ब्रीच किया हो। और तीसरी कि अगर कोई होल्डर किसी ऑफेंस के अंदर इस एक्ट के अंदर कन्विक्ट हो जाता है या किसी भी अदर लॉ के अंदर या रेवेन्यू से रिलेटेड किसी एक्ट के अंदर कन्विक्ट हो जाता है, या फिर वो कोई डेंजरस ड्रग्स एक्ट के अंदर किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हो जाता है, या मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट के अंदर कन्विक्ट हो जाता है, या बीएनएस के अंदर कन्विक्ट हो जाता है, तो वहाँ पर उसका लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड किया जा सकता है। अगर होल्डर किसी ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो जाता है जो कि कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल है, तो ऐसे ऑफेंस के अंदर कन्विक्ट हो जाता है तो लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड किया जा सकता है। दूसरी चीज़, जहाँ पर होल्डर को सी कस्टम एक्ट के अंदर सेक्शन 167 में सन के अंदर कन्विक्शन हो जाती है, अगर होल्डर पनिश हो जाता है। तो दूसरी चीज़, जहाँ पर लाइसेंस पास परमिट को ग्रांट किया गया था, कोई लाइसेंस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ग्रांट इशू किया हुआ हो, तो सेक्शन 18 के अंदर उस केस में लाइसेंसी के रिक्वेस्ट पर रिटर्न और लाइसेंसी के रिटर्न रिक्वेस्ट पर लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, या फिर लाइसेंस के कोई भी कंडीशन को वायलेट किया जाता है तो इस पर भी पर्टिकुलर सिचुएशन में लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ऐसा है कि जब भी ये लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड किया जाता है तो इस ऑर्डर को तैयार करने से पहले अथॉरिटी रीज़न को रिकॉर्ड करेगी कि वो भी राइटिंग में, और होल्डर को ब्रीफ स्टेटमेंट दी जाएगी और रिजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिया जाएगा। अगर कोई भी लाइसेंस परमिट या पास को कैंसिल किया जाता है तो अथॉरिटी अदर लाइसेंस परमिट या पास को भी कैंसिल या सस्पेंड कर देगी जो कि होल्डर को ग्रांट किए गए थे एक्साइज, रेवेन्यू या ओपीएम के लिए। अगर 4 क्लॉजेस इसमें आप फॉल करते हैं ए बी सी और ई, तो इस केस में अदर लॉज के अंदर भी कोई लाइसेंस अगर ग्रांट किया गया है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये चारों क्लॉजेस क्या क्या हैं, तो पहला है
ड्यूटी पे नहीं की है, दूसरा है किसी कंडीशन को ब्रीच किया है, और सी बोलता है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंसेस जिसकी लिस्ट दी गई है इसके अंदर कन्विक्ट कर दिया गया है, या फिर सी कस्टम एक्ट के अंदर कन्विक्टेड है। तो ये 4 कंडीशंस हैं जहाँ पे अदर लाइसेंस भी कैंसिल हो सकते हैं। नेक्स्ट, जो होल्डर है लाइसेंस का उसे कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा और ना ही कोई रिफंड मिलेगा जो कि भी उसे उसने फ़ी डिपॉजिट किया है। तो अगर लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल होता है इन चारों केसेस में, तो जो भी फीस बैलेंस बचा है उसे भी रिकवर कर लिया जाएगा, और नहीं पे करते हैं तो कलेक्टर ऑर्डर रिलीज़ कर सकता है कि बैलेंस फी लेने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को रीसेल कर सकता है, और अगर इस रीसेल में अमाउंट ज़्यादा आता है तो बचा हुआ अमाउंट होल्डर को रिफ़ंड कर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 32, जो कि बात करता है पावर टू विदड्रॉ लाइसेंस। अब लाइसेंस को विड्रॉ करने की पावर अगेन उसी अथॉरिटी के पास है जिसने उसको ग्रांट किया है। तो अब ये लाइसेंस विड्रॉ कब कर सकते हैं, तो बोला गया है कि कोई भी अथॉरिटी इस एक्ट के अंदर लाइसेंस ग्रांट कर रही है और उससे लगता है कि लाइसेंस को विड्रॉ करना चाहिए, तो कुछ ऐसे कॉजेस हैं के लिए जो कि सेक्शन 31 में नहीं है, तो जो सम पेएबल है उसके इक्विवेलेंट सम को रेमिट कर देगी और लाइसेंस को विड्रॉ कर देगी। और ऐसा 2 टाइम पे कर सकेगी, एक तो 15 डेज़ के रिटर्न नोटिस देकर जबकि लाइसेंस एक्सपायर होने वाला हो, या फिर नोटिस दिए बिना तुरंत विड्रॉ कर सकती है। अगर नोटिस दिए बिना विड्रॉ करती है तो लाइसेंसी को कंपनसेशन दिया जाएगा, रेमिशन के अलावा कंपनसेशन भी दिया जाएगा। अब इस कंपनसेशन को डिटरमाइन कौन करेगा, तो इस कंपनसेशन को डिटरमाइन एक्साइज कमिश्नर करेगा। दूसरी चीज़, जबकि कोई लाइसेंस विड्रॉ किया जा रहा है, सब सेक्शन 1 में जो भी फ़ी इन एडवांस पे की गई है लाइसेंसी द्वारा तो वो उससे रिफ़ंड कर दी जाएगी, जो भी अमाउंट बचा हो उसे डिडक्ट करने के बाद। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 33, जो कि बात करता है सरेंडर ऑफ लाइसेंस की। यहाँ पर लाइसेंस को सरेंडर कौन करेगा, तो लाइसेंस को जो होल्ड कर रहा है वही उसे सरेंडर करेगा, लेकिन सरेंडर के 1 महीने पहले उसे रिटर्न नोटिस कलेक्टर को देना होगा अपना इंटेंशन बताते हुए कि वो अपना लाइसेंस सरेंडर कर रहा है, और इसके साथ ही उसे कुछ फ़ी पे करनी होगी जो रिमाइंडर टाइम बचा है उसके रेस्पेक्ट में जो भी फीस बनती है वो उसे पे करना होगा। एक्साइज कमिश्नर अगर सेटिस्फाइड है कि यहाँ पे सफिशिएंट रीज़न है उसका लाइसेंस सरेंडर करने का, तो वो रेमिट कर सकता है उस फीस को, और उस फीस को जो होल्डर को पे करना था बचा हुआ टाइम के लिए उसे भी रेमिट कर सकता है। अब सेक्शन 33 का सबसेक्शन 1 उस केस में अप्लाई नहीं होता जहाँ पे लाइसेंस सेक्शन 18 के अंदर ग्रांट किया जा रहा है, तो वहाँ पे सरेंडर अलाउ नहीं होगा। अब होल्डर ऑफ लाइसेंस कौन कौन हो सकेंगे, तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने टेंडर दिया हो या लाइसेंस के लिए बिड की हो, एक्सेप्ट हो गई हो, और भले ही उन्हें लाइसेंस रिसीव ना हुआ हो तो वो भी होल्डर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 34, जो बात करता है पेनल्टीज फॉर अनलॉफुल मैन्युफैक्चरर, ट्रांसपोर्ट, पोजेशन, सेल एक्सेट्रा। तो कोई भी अगर इस एक्ट के रूल या नोटिफिकेशन के काउंटर विन में या लाइसेंस के साथ जो कंडीशंस लगी हुई है उनको काउंटर विन करते हुए कुछ मैन्युफैक्चर करता है, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, या कलेक्ट या पोजेस करता है, और सेक्शन 38 को छोड़ के किसी इंटॉक्सिकेंट को बेचता है, भांग कल्टीवेट करता है, या टॉडी को टैप करता है और ड्रॉ करता है, और कोई डिस्टिलरी कंस्ट्रक्ट करता है, या फिर कोई ऐसी मटेरियल को पजेस करता है जिसके थ्रू इंटॉक्सिकेंट मैन्युफैक्चर किया जाए, एक्सेप्ट टॉडी किसी इंटॉक्सिकेंट को निकालता है या किसी लिकर को बॉटल करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब यहाँ पे पेनल्टी दो कन्विक्शन के फॉर्म में कन्विक्शन के फॉर्म में रखा गया है।
पहला है फर्स्ट कन्विक्शन, जबकि जिसमें मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है 6 मंथ और मैक्सिमम है 2 इयर्स, और फाइन है 10,000 से 50,000 या फिर बोथ। और दूसरी पेनल्टी है सेकंड कन्विक्शन पर मिनिमम 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट है, मैक्सिमम 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट है, और फाइन है इसका 20,000 और से लेके 2 लाख रुपए तक, या फिर बोथ। दूसरी बात यहाँ पे बोली गई है कि सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो, अगर किसी पर्सन को ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जाता है जो क्लॉज ए और बी ऑफ सबसेक्शन 1 के अंदर आता है, और अब क्लॉज ए में जहाँ पर किसी इंटॉक्सिकेंट को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, कलेक्ट या पोजेस करता है या बेचता है, और क्वांटिटी लिमिट जो है वो 5 बल्क लीटर से ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में उसके ऊपर डिफरेंट पेनल्टीज़ लगती हैं। और वो पेनल्टीज़ होंगी, फर्स्ट टाइम में अगर लगती हैं तो इम्प्रिजनमेंट है 1 ईयर मिनिमम और मैक्सिमम 3 इयर्स है, और फाइन है इसका 25,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक। और सेकंड टाइम भी कन्विक्ट होता है 5 बल्क लीटर्स के ऊपर के साथ में, तो इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा उसका 2 साल से लेके 5 साल के बीच, और फाइन हो जाएगा 50,000 रुपये से 2 लाख तक का फाइन लगेगा। आगे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी ऑफेंस जो है वो क्लॉज ए और बी में कमिट किया गया है और क्वांटिटी एड 5 बल्क लीटर से ज़्यादा है, तो पनिशमेंट तो मिलेगी, साथ ही सारी चीज़ों को जो भी है कॉन्फिस्केट भी कर ली जाएगी, और जो लाइसेंस दिया है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 35, पेनल्टीज फॉर अल्टरिंग और अटेम्प्टिंग टू अल्टर एनी डिनेचर्ड स्पिरिट और डिनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन। तो यहाँ पर अगर कोई भी ऑल्टर करता है, ऑल्टर करने की कोशिश करता है कोई भी डिनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन को, इस इंटेंशन के साथ कि उस प्रिपरेशन को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाए, चाहे ब्रेवरेज हो या मेडिसिन किसी भी तरह से हो, या ऐसा स्पिरिट है उसे पता है और इसे ऑल्टरेशन किया गया है जो सेक्शन 1 में है, और फिर उसकी सज़ा कितनी दी जा सकती है, तो इसमें अगेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है। इम्प्रिजनमेंट है मिनिमम 2 मंथ से मैक्सिमम 2 इयर्स तक, और फाइन है मिनिमम 1,000 रुपीज़ से लेके मैक्सिमम 4,000 रुपीज़ तक। अगर कोई ऐसे डिनेचर्ड स्पिरिट को या ऐसे डिनेचर्ड स्पिरिट के को मिक्स करता है या उस केस में, तो उस केस में उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, तो उस केस में अगेन इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा मिनिमम 2 मंथ मैक्सिमम 2 ईयर, और फाइन होगा मिनिमम 5,000 रुपीज़ से मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ तक। अगर कोई भी इस सेक्शन में कन्विक्ट हो गया तो फिर सेकंड कन्विक्ट होता है, इसका मतलब दोबारा वही ऑफेंस करता है, तो कितनी पनिशमेंट होगी, तो इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा मिनिमम 1 ईयर से लेके 6 ईयर तक, और फाइन जो होगा मिनिमम 5,000 रुपीज़ से 50,000 रुपीज़ तक। तो इतनी पेनल्टी यहाँ पे लगेगी। डिनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन का मतलब कोई ऐसी प्रिपरेशन जो कि डिनेचर्ड स्पिरिट से बनी हो, जिसमें लिकर, फ्रेंच पॉलिश, वार्निश, थिनर, इन सब के थ्रू जो भी कोई प्रिपरेशन की गई हो, या ये सब आते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 36। अब यहाँ पर पेनल्टी फॉर इलीगल पोजीशन के बारे में कहा गया है। तो बिना किसी लॉफुल अथॉरिटी के कोई भी इंटॉक्सिकेंट पोजेस कर रहा है और उसे पता है कि अनलॉफुली इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट या मैन्युफैक्चर हुआ है, कल्टीवेट हुआ है या कलेक्ट हुआ है, तो वहाँ पर उसके ऊपर कितनी सज़ा होगी, तो उसमें है इम्प्रिजनमेंट है मिनिमम 3 मंथ से मैक्सिमम 5 इयर्स, और फाइन है 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक, और बोथ। तो यहाँ पे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 36D, जो कि बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड के बारे में। यहाँ पर बोला गया है कि जब कोई पर्सन कन्विक्ट किया जा रहा है या किसी भी ऑफेंस के लिए अंडर सेक्शन 34 या 36 के अंदर, तो कन्विक्शन के टाइम मजिस्ट्रेट का ये ओपिनियन है और ज़रूरी लगता है उसे कि पर्सन से बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लिया जाए, ताकि ये दोबारा से ये ऑफेंस कमिट ना कर सके। तो उस केस में बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाएगा, और ये बॉन्ड विद या विदाउट श्योरिटी हो सकता है। मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन होगी, और बॉन्ड का मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होगा वो 3 इयर्स तक का हो सकेगा। और बॉन्ड का जो फॉर्म है वो BNS के शेड्यूल 2 में जो भी फॉर्म है वही होगा।
और दूसरी चीज़ BNSS के सेक्शन 125 में जो चीज़ें हैं वही फॉलो होंगी, ठीक वैसे ही। और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पर बॉन्ड वॉइड होगा। तो अगर कन्विक्शन अपील में सेट असाइड हो जाता है, जो भी कन्विक्शन है वो अपील में सेट असाइड हो जाता है, तो वहाँ पर ये बॉन्ड वाइड हो जाएगा। अगली चीज़ ये कि बॉन्ड लेने की पावर किसके पास है, तो अपीलेट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ले सकते हैं जब वो रिवीजन की पावर एक्सरसाइज कर रहे हों। और मजिस्ट्रेट भी भरवा तो करवा ही सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 36F, पेनल्टी फॉर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एट पब्लिक प्लेस। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक्सेप्ट एट द प्रेमाइसेस लाइसेंस्ड फॉर कंजम्पशन अल्कोहल, उसके अलावा अगर कोई भी बाहर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में किसी पब्लिक प्लेस में पाया जाता है, तो पहली बार में 1000 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी, जो कि मैक्सिमम 5000 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और रिपीटेड ऑफेंस में मिनिमम 5000 रुपीज़ से मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ के साथ ही 3 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। और अगर अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद न्यूसेंस कमिट कर रहे हैं तो पनिशमेंट कितनी होगी, तो मैक्सिमम 10,000 का फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 25,000 और 3 मंथ का इम्प्रिजनमेंट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 38, पेनल्टी फॉर सर्टेन अनलॉफुल एक्ट ऑफ लाइसेंस्ड वेंडर। तो यहाँ पर कोई भी लाइसेंस वेंडर या उसका कोई एम्प्लॉय किसी इंटॉक्सिकेंट को किसी ऐसे पर्सन को बेच रहा है जो कि ड्रंक्ड है, इंटॉक्सिकेटेड है, या फिर वो सेल कर रहा है ऐसे पर्सन को जो ऑफ सेक्शन 23 या सेक्शन 22 को कॉन्ट्रावीन कर रहा है और 21 साल से नीचे के पर्सन को एम्प्लॉय कर रहा है, तो यहाँ या फिर किसी वुमेन को एम्प्लॉय कर रहा है, या फिर तो ड्रंकनेस या इंटॉक्सिकेंट परमिट कर रहा है, या फिर डांसिंग, सिंगिंग, गैम्बलिंग को अपने परमाइसेस के अंदर या फिर वो परमिट कर रहा है, या फिर जानते हुए कि कोई पर्सन जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस जिसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, या किसी प्रोस्टिट्यूट के को या कोई लोगों को अपने परमाइसेस में प्रोस्टिट्यूशन या क्राइम के लिए लोगों को एकत्रित कर होने देता है, तो पनिशमेंट कितनी होगी, तो इस कंडीशन में पनिशमेंट होगी मिनिमम 100 रुपीज़ से 2000 रुपीज़ तक की पेनल्टी लगेगी। और यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो लाइसेंस वेंडर पर लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 40, पेनल्टीज फॉर अलाउिंग कंजम्पशन इन केमिस्ट शॉप। तो ऐसा कोई ड्रग कंज्यूम किया जाता है जो बोनाफाइडली मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है को सेल करेगा या अपने प्रमाइसेस में कंजम्पशन के लिए परमिट करेगा। यहाँ पर दो कंडीशन है, एक जो है एम्प्लॉई अगर उस शॉप में केमिस्ट शॉप या उस प्रमाइसेस के अंदर कंज्यूम कर रहा है खुद, और दूसरा है कोई ऐसा पर्सन है जो कि एम्प्लॉई नहीं है वो कर रहा है। अगर एम्प्लॉई है और वो प्रमाइसेस के अंदर कंज्यूम कर रहा है तो उसको जो फ़ाइन लगेगी वो 500 रुपये से लेके 4,000 रुपये तक होगी। और जो एम्प्लॉई नहीं है अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो 500 रुपये तक उसको फ़ाइन लगेगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 40 है जो बात करता है पनिशमेंट फॉर obstruction टू असॉल्ट ऑन ऑफिसर्स एक्सेट्रा। तो कोई भी असॉल्ट या ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसी भी एक्साइज ऑफिसर या किसी अन्य व्यक्ति को जो इस निमित्त नियुक्त किया गया है, या कोई इन्फॉर्मेंट है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो ऑफिसर की हेल्प कर रहा है, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स या फिर फाइन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 42, अटेम्प्ट टू कमिट एन अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। तो यहाँ पे कहा गया कि अबेटर ऐसे लाइबल होगा जैसे उसने खुद ही वो ऑफेंस किया हो। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 43, प्रिजम्पशन हैज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे शैल यूज़ किया गया है तो रिवर्टेबल प्रिजम्पशन है, और यहाँ पर प्रिज्यूम क्या किया जाएगा कि एक्यूज्ड पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट और
कोई यूटेंसिल जो कि किसी इंटॉक्सिकेंट के मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होता है, एक्सेप्ट टारी या कोई मटेरियल जो कि पोजेस किया गया है इंटॉक्सिकेंट मैन्युफैक्चर के लिए, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने जानबूझकर ये सारी चीज़ें रखी हैं और ये रिवर्टेबल प्रिजम्पशन होगा। नेक्स्ट सेक्शन है 44, क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ ऑफ लाइसेंसी फॉर एक्ट्स ऑफ सर्वेंट। तो कोई भी ऑफेंस होता है अंडर सेक्शन 34, 35, 36, 36A, 38, 38A और सेक्शन 39 में कोई एम्प्लॉयड पर्सन वो ऑफेंस करता है, तो लाइसेंस होल्डर के बिहाफ में ये माना जाएगा कि होल्डर ने वो ऑफेंस कमिट किया है और होल्डर पनिशेबल होगा सर्वेंट के काम के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 45, जो कि बात करता है इनहेंस पनिशमेंट आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। तो अगर कोई पर्सन प्रीवियसली कन्विक्ट किया जा चुका है किस ऑफेंस के अंदर, अंडर सेक्शन 34, 35, 36, 36A, 36B, 36C, 40 के अंदर और सब्सक्वेंटली वो फिर से ऑफेंस कर देता है, तो उसे पहली कन्विक्शन के दुगना क्या कहते हैं पनिशमेंट मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 46, लाइबिलिटीज टू सर्टेन थिंग्स टू कॉन्सिफिकेट। तो जो भी यूटेंसिल्स अपरेटस यूज़ किए गए हैं उसमें जिसमें वो ऑफेंस कमिट किया गया था, तो उन सबको कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 47, ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन है ना, तो ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा और ऑर्डर पास करेगा इसके कॉन्फिस्केशन के लिए। प्रोवाइडेड दैट यहाँ पर कोई सेक्शन 47A के सब सेक्शन 3 के क्लॉज ए में रिसीव होती है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा तो वो ऑर्डर तब तक पारित नहीं करेगा जब तक कि कलेक्टर के सामने पेंडिंग्स पड़ी हुई हैं। और अगर ऑफेंस कमिट हुआ है और ऑफेंडर के बारे में कुछ पता नहीं है, तो कलेक्टर इंक्वायर और डिटरमाइन करेंगे और वही कॉन्फिस्केट करने का ऑर्डर भी देंगे। ओके, आगे, नो सच ऑर्डर मेड अंटिल सच एक्सपायरेशन। ऐसा ऑर्डर तभी दिया जा सकेगा जब 1 मंथ का पीरियड हो और पूरा हो गया हो, और ये 1 मंथ का पीरियड कब से काउंट किया जाएगा, तो कॉन्फिस्केशन जिस दिन से किया गया है या पर्टिकुलर थिंग को जो सीज किया गया है, और अगर उस प्रॉपर्टी में कोई क्लेम आ रहा है तो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 47, जो कि बात करता है कॉन्फिस्केशन ऑफ सीज्ड इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल्स, यूटेंसिल्स, मटेरियल्स, कन्वेंस एक्सेट्रा। तो इसमें ये कहा गया कि कोई भी ऑफेंस कमिट हुई है और सेक्शन 34(1) क्लॉज ए बी में और क्वांटिटी जो भी है वो 5 बल्क लीटर से ज़्यादा है, तो एक हर एक ऑफिस में जहाँ जहाँ पर इंटॉक्सिकेंट रिलेटेड मटेरियल प्रेजेंट हो, तो उन सब जगह को पर सीज मार्क लगाया जाएगा और बिना डिले के सीज्ड प्रॉपर्टी को डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के रैंक के ऊपर के अधिकारी के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। जब किसी कलेक्टर के सामने कोई इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल प्रोड्यूस किया जाता है या उन्हें कोई रिसीट मिलती है और क्वांटिटी जो होगी वो 5 बल्क लीटर से ज़्यादा हो, तो कलेक्टर ऑर्डर कर सकेगा उनको कॉन्फिस्केट करने के लिए, चाहे तो वो इंट्रीम ऑर्डर भी कोई पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये है कि क्या कलेक्टर इंट्रीम ऑर्डर पास कर सकते हैं, तो हाँ, अंडर सेक्शन 47A के अंदर कलेक्टर इंट्रीम ऑर्डर पास कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोई भी ऑर्डर जो कलेक्टर सब सेक्शन 2 में पास करेंगे तब तक नहीं करेंगे जब तक कि इंटेंशन उनको ना भेज दिया गया हो इन अ फॉर्म एंड नोटिस इन राइटिंग इशू करेंगे, और अगर कोई क्लेम करे तो उसे भी नोटिस भेजा जाएगा, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाएगी और जिस ऑफिसर ने सीज किया है उसको भी नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद ही कलेक्टर कोई ऑर्डर पास करेंगे अंडर सेक्शन 47A में। नेक्स्ट 47B, अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन। तो यहाँ पर कोई भी एग्रीव्ड पर्सन जो कॉन्फिस्केशन
ऑर्डर होने से एग्रीव्ड है तो वो 30 डेज़ के अंदर अपील कर सकेगा कलेक्टर को या फिर किसी ऐसे ऑफिसर को जो कि ऑथराइज्ड किया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और जो अपील होगी वो मेमोरेंडम के फॉर्म में दी जाएगी और जिसमें कि ऑर्डर के सर्टिफाइड कॉपी लगी होगी। और यहाँ पर अगर कलेक्टर चाहे तो इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकता है, पर यहाँ पर सेक्शन 47B में कलेक्टर के पास एक पावर नहीं है, वो है स्टे करने का पावर, तो वो स्टे नहीं दे सकता। सो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 47C जो बात करता है रिवीजन बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी। तो अगर अपीलेट अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया है और अपोजिट पार्टी उससे एग्रीव्ड है तो विद इन 30 डेज रिवीजन डाल सकती है कोर्ट ऑफ सेशन में, और अगेन कोर्ट ऑफ सेशन के पास स्टे की पावर नहीं होती है। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 48 पावर ऑफ कंपाउंड ऑफेंसेस एंड इम्पोज्ड पेनल्टीज। तो ये पावर सबसे पहले एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर को दी गई है। ये एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन की जिसका लाइसेंस कैंसिल या सरेंडर किया गया है, यहाँ पर अंडर सेक्शन 31 के क्लॉज ए और बी में है। ओके, या फिर कोई भी पर्सन ने ऑफेंस किया है सेक्शन 37, 38A या फिर 39 में, और 38A में बोला गया है कि अगर कोई मिक्सचर रिलेटेड ऑफेंस है तो उस पर ये लागू नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर इन सब केसेस में अगर लाइसेंस कैंसिल हो रहा है तो वहाँ पर उस लाइसेंसी से अमाउंट लिया जाएगा और कंपनसेशन एंड पेनल्टी लगाई जा सकती है, मैक्सिमम 10,000 रुपये तक। और दूसरी चीज़, दोनों ही केस में ये लोग कॉन्फिस्केशन के ऑर्डर भी पास कर सकते हैं अगर कोई आर्टिकल कॉन्फिस्केट किया गया है, और अगर कोई प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया गया है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कॉन्फिस्केशन के ऑर्डर पारित होने से पहले उस प्रॉपर्टी को रिलीज़ किया जा सकता है, और प्रॉपर्टी की वैल्यू के बराबर अगर पैसे पे कर दिए जाते हैं एक्साइज कमिश्नर या कलेक्टर को तो। दूसरी चीज़, ऐसे पेमेंट की जाएगी अगर एक्यूज्ड पर्सन कस्टडी में है तो पेमेंट के बाद क्या किया जाएगा, उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और जो सीज्ड प्रॉपर्टी है उसे रिलीज़ कर दी जाएगी, और कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएंगी उस पर्सन के अगेंस्ट या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर अमाउंट पे कर दिया जाता है तो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 48A जो कि बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी बाय एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर। नॉट स्टैंडिंग भले ही ऊपर कुछ भी लिखा हो, सेक्शन 48 में लिमिट लगी है 10K की, लेकिन एक्साइज कमिश्नर या कलेक्टर कोई भी रूल या लाइसेंस के कंडीशन को ब्रीच की अगर किसी ने ब्रीच किया है तो वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा की भी पेनल्टी लगा सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 49 जो कि बात करता है पेनल्टी ऑन ऑफिसर मेकिंग वेक्सेशियस सर्च, सीजर, डिटेंशन और अरेस्ट। तो यहाँ पर कोई भी एक्साइज ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर या लैंड रेवेन्यू का कोई ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर जो सेक्शन 52 के अंदर ऑथराइज किया गया है, अगर अननेसेसरीली जाके कोई भी प्लेस को सर्च कर रहा है या एंटर कर रहा है या कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज कर रहा है या कोई और आर्टिकल को कॉन्फिस्केट कर रहा है या किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है, तो अगर ये सब वो अननेसेसरली कर रहा है तो उस पर मैक्सिमम 3 मंथ्स के इम्प्रिजनमेंट की पेनल्टी लगाई जा सकती है या फिर फाइन लगाया जा सकता है मैक्सिमम 500 रुपीज़ तक का, या फिर दोनों लगाई जा सकती है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 49A जो कि बात करता है पेनल्टीज फॉर इम्पोर्ट एक्सेट्रा ऑफ लिकर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और फॉर altering or attempting to alter denatured spirituous preparation। तो कोई भी import, export, manufacture, transport या alter attempt to alter करता है कोई भी denatured spirituous preparation को
अल्टर करता है, या फिर कोई ऐसा मटेरियल उसकी पोजीशन में है जो ऐसे प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, या डिनेचर्ड स्पिरिट को मिक्सड करता है या अल्टर करता है, डिनेचर्ड स्पिरिट को मिक्स करता है, तो पेनल्टी क्या लगेगी? तो दो कन्विक्शन है इसमें। पहला है पेनल्टी इन फर्स्ट कन्विक्शन। तो अगर फर्स्ट कन्विक्शन में इसके तीन कंडीशंस हैं। अगर अनफेयर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो 2 महीने से लेके 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन है। और ह्यूमन इंजरी हो जाती है इसके कंजम्पशन से तो 4 महीने से लेके 4 साल तक की सज़ा है और फाइन जो है वो अनलिमिटेड है। और ह्यूमन डेथ हो जाता है इस टाइप के प्रिपरेशन के कंजम्पशन से, तो अगर डेथ हो गई है तो 2 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी, जो कि 10 साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, और अनलिमिटेड फाइन है। पेनल्टीज फॉर सेकंड कन्विक्शन है तो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है और सेकंडली कन्विक्ट हो रहा है, तो फिर उसमें उसकी सज़ा हो जाएगी 6 महीने से लेके 4 साल तक और फाइन है। ह्यूमन इंजरी अगर हो जाती है या ह्यूमन इंजरी कॉज करता है इस टाइप का कंजम्पशन करने के बाद, तो 1 साल से लेके 6 महीने 6 साल 1 साल से लेके 6 साल तक की सज़ा है और फाइन है। और अगर किसी ह्यूमन का डेथ हो जाता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और या फिर मिनिमम 5 years to 10 years तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और फाइन है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो सेक्शन 51 है, जो बात करता है पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट प्लेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल। तो यहाँ पर पावर किसको है? एक्साइज कमिश्नर, कलेक्टर या फिर कोई एक्साइज ऑफिसर जो एम्पावर्ड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और दे शुड नॉट द रैंक्ड बिलो द स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाइड, और एनी पुलिस ऑफिसर जो किसी भी टाइम एंटर कर सकते हैं, चाहे दिन हो या रात, कोई भी प्लेसेस जहाँ पर लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चर लाइसेंस्ड में, चाहे वो जहाँ पर लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चर हो, स्टोर या फिर वो स्टोर करता हो, या फिर कोई ऐसी जगह एंटर या इंस्पेक्ट कर सकता है विद इन द आवर्स ऑफ द सेल, या फिर कभी और भी जबकि प्रमाइसेस ओपन हो और वहाँ पर इंटॉक्सिकेंट को बेचने के लिए रखा गया हो, या कोई भी अकाउंट को एग्जामिन कर सकता है। तो बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कौन कर सकता है। तो ये कर सकते हैं एक्साइज कमिश्नर कर सकता है, कलेक्टर कर सकता है, या फिर कोई भी एक्साइज ऑफिसर कर सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगा कि कौन सी रैंक के होंगे, और कोई भी पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है जो who is duly empowered in this behalf। तो आगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन 52 जो कि बात करता है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट टू सीज आर्टिकल्स लाइबल टू कॉन्फिस्केट एंड टू मेक सर्चेस। तो यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी एक्साइज ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर रैंक स्टेट गवर्नमेंट जो डिटरमाइन करेगी, और कोई भी रैंक और कौन सी रैंक का होगा वो भी स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। रेवेन्यू ऑफिस या फिर कोई रेवेन्यू ऑफिसर हो सकते हैं, वो अरेस्ट कर सकेंगे विदाउट वारंट कुछ भी ऊपर के सेक्शन में मेंशन किया हो, जो भी सेक्शन उसके अंदर ऑफेंस कमिट किया गया है तो अरेस्ट कर सकेंगे विदाउट वारंट। और वो सेक्शन कौन से हैं? सेक्शन है वो 23A, 34, 35, 36, 36A, BC, 37, 37A, 40 और 49A। कोई भी इंटॉक्सिकेंट को सीज और डिटेन कर सकेंगे, और किसी पर्सन को सर्च कर सकेंगे, डिटेन कर सकेंगे, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करना ज़रूरी था तो किसी भी वेसल, व्हीकल, एनिमल या पैकेजिंग को जिस पर उन्हें सस्पिशन है उसको भी चेक कर सकेंगे। कोई भी पर्सन जो कि एक्यूज्ड है या फिर उस पर सस्पिशन है, उसे इस एक्ट के अंदर ऑफेंस या फिर उसने इस एक्ट के अंदर ऑफेंस कमिट किया, और जब उसे उसका नाम या पता पूछा जाता हो बताने से इनकार कर देता है, और अगर वो दे भी रहा है तो वो गलत अपना नेम एंड एड्रेस बता रहा है, तो इस कंडीशन में उनको अरेस्ट किया जा सकता है। सो ये ग्राउंड्स हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 53, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू इशू वारंट। तो इसमें कहा गया कि मजिस्ट्रेट अपॉन इंफॉर्मेशन आफ्टर इंक्वायरी, अगर मजिस्ट्रेट के पास रीज़न टू बिलीव है कि ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो अंडर सेक्शन 34, 35, 36, 36A, B, C और 37, 38, 38A, 39 या फिर 40 या फिर इनमें ऑफेंसेस कमिट हो भी सकते हैं, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट वारंट इशू करेगा उस प्लेस को सर्च करने के लिए जहाँ पर ऐसा कोई ऑफेंस आशयित है या फिर कोई मटेरियल या ऑपरेटर्स को रखा गया है या छुपाया गया है, और इसके लिए ऑर्डर या वारंट इशू कर सकते हैं कि सर्च और अरेस्ट दोनों के लिए ऑर्डर और वारंट इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 54, पावर टू सर्च विदाउट वारंट। जब भी कोई एक्साइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड, उस ऑफिसर के पास रीज़न टू बिलीव है कि जो ऑफेंस 53 में रखे गए हैं उनमें से कोई भी एक ऑफेंस कमिट हुआ है या होने वाला है, और इतना समय नहीं है कि सर्च वारंट ऑब्टेन किया जा सके, और अगर सर्च वारंट ऑब्टेन करने जाते हैं तो एक्यूज्ड भाग जाने की स्थिति में होता है, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर बिना वारंट ऑब्टेन किए भी किसी भी टाइम डे और नाइट एंटर कर सकते हैं, कोई भी प्लेस सर्च कर सकते हैं और ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पर डिले कॉज हो जाती है तो एक्यूज भाग सकता है, वहाँ पर वारंट के बिना भी अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है 54A, अरेस्ट विदाउट वारंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन और असॉल्ट। यहाँ पर बोला गया कि कोई भी एक्साइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट में बाय तो में है लिखा है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, मैंडेटरी नहीं है, में अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट जो भी उसकी ड्यूटी पूरी करने में ऑब्स्ट्रक्शन करता है, असॉल्ट क्रिएट करता है, तो ऐसे पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा और उसे बाद में बेल पर रिहा किया जाएगा। अगर सफिशिएंट बेल नहीं दे पाता है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर कराया जाएगा या फिर किसी एक्साइज या पुलिस ऑफिसर के सामने एज द केस में भी अपीयर कराया जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 56, रिपोर्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। रिपोर्ट सबमिट करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जिनकी ज्यूरिसडिक्शन होगी और उस ऑफेंस को ट्राई करने की, और जो भी रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी उसे पुलिस रिपोर्ट माना जाएगा और मजिस्ट्रेट वैसे ही कॉग्निजेंस लेंगे जैसे पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लिया जाता है। तो नेक्स्ट सेक्शन है इम्पॉर्टेंट सेक्शन है नेक्स्ट सेक्शन 57, रिपोर्ट बाय एक्साइज ऑफिसर। जब कोई एक्साइज ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर कोई अरेस्ट या सीजर करता है इस एक्ट के अंदर, तो वो 24 आवर्स के अंदर एक फुल रिपोर्ट बनाएंगे और अपने सारे पर्टिकुलर्स इस अरेस्ट या सीजर से रिलेटेड जो भी है उसमें इंडिकेट करेंगे और अपने सुपीरियर ऑफिसर के पास उसे सबमिट करेंगे। एंड शैल है तो मैंडेटरी है, ये उनको करना ही है, और अगर बेल नहीं हुई है तो फिर पर्सन को और उसकी सारी चीज़ों को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 59 जो कि बात करता है सर्टेन ऑफेंसेस अंडर द एक्ट टू बी नॉन बेलेबल। तो इस एक्ट में कुछ ऑफेंसेस को जो कि नॉन बेलेबल हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि बेल ग्रांट नहीं की जाएगी, तभी मिलेगी। तो BNSS में कुछ भी लिखा हो और या सेक्शन 59 ऑफ दिस एक्ट कुछ भी लिखा हो, कोई भी एप्लीकेशन जो होगी एंटीसिपेटरी बेल की उसको एंटरटेन नहीं की जाएगी कोई ऐसे ऑफेंस के लिए जो कि कमिट किया गया है इस एक्ट के सेक्शन 49A के अंदर, और लाइसेंस होल्डर के अलावा किसी अदर पर्सन ने ऐसा किया है तो उसको भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। ये सब तब जब 5 बल्क लीटर से अधिक की क्वांटिटी पोजेस की हो कोई भी पर्सन जो एक्यूज्ड है उसने, और 49A के अंदर या कोई भी पर्सन जो लाइसेंस्ड होल्डर नहीं है उसे बेल पर नहीं छोड़ा जाएगा
या बॉन्ड पर नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दे दी जाती, और अनलेस कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हो जाती कि इसको बेल ग्रांट कर देना चाहिए या फिर बेल पर रिलीज कर देना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल ऑर्डर डिटेंशन उस एक्यूज्ड पर्सन का अगर वो 60 डेज का टोटल इन्वेस्टिगेशन पीरियड कंप्लीट हो गया हो, और जहाँ पर 5 बल्क लीटर से ज़्यादा था वो उस कंडीशन में 60 डेज, और बाकी केसेस में 120 डेज का पीरियड ख़त्म हो गया है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली उस पर्सन के पास बेल का राइट आ जाता है और उसे बेल ग्रांट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 61, जो कि बात करता है लिमिटेशंस ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा किसी भी ऐसे ऑफेंस का जो कि अंडर सेक्शन 37, 38, 38A, 39, इन 4 सेक्शंस में से कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस तब तक नहीं लेगा जब तक कि कंप्लेंट नहीं आती है। तो विदाउट कंप्लेंट यहाँ पे कोई कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, और कह सकते हैं कि इन सेक्शंस पर कॉग्निजेंस लेने के लिए कंप्लेंट ज़रूरी है। या फिर जब तक कलेक्टर रिपोर्ट नहीं देता है या एक्साइज ऑफिसर रिपोर्ट नहीं देते हैं तब तक भी इन केसेस में कॉग्निजेंस नहीं होगी। अब एक्साइज ऑफिसर की बात की जाए तो एक्साइज ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के ऊपर की रैंक के होने चाहिए। तो यहाँ पे ये है कि कंप्लेंट या रिपोर्ट पर ही कॉग्निजेंस लिया जाएगा। कोई सेक्शन अदर देन सेक्शन 49 है तो कंप्लेंट रिपोर्ट या तो एक्साइज ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर इसकी रिपोर्ट के आधार पर कॉग्निजेंस लिया जाएगा। बिना स्टेट के स्पेशल सैंक्शन के कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि ऑफेंस प्रोसिक्यूटेड होने के 6 महीने के बाद हुआ हो। तो इसमें 6 महीने का लिमिटेशन है। 6 महीने के बाद भी 6 महीने का टाइम अगर निकल जाता है तो कोई भी कॉग्निजेंस जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं लेगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 61A, टेंडर ऑफ पार्डन एक्यूज्ड पर्सन अगर टर्निंग अप्रूवर। यहाँ पर टेंडर करने की पावर CJM और JMFC के पास है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 61B। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 61B। इसमें कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं। 3 डेफिनेशंस हैं इसमें। पहला है शेड्यूल्ड एरिया। तो शेड्यूल्ड एरिया वो होगा जो आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉज 1 में है के क्लॉज में है। और दूसरा है ग्राम पंचायत। तो ये जो कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में डिफाइन किया गया है। और शेड्यूल्ड ट्राइब है एक शेड्यूल्ड ट्राइब है वो आर्टिकल 342 के अंदर जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट सेक्शन 61D कहता है कि एग्जाम्पशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ पे कंट्री स्पिरिट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी प्रावधान है उसकी पोजेशन और कंजम्पशन जो है शेड्यूल्ड ट्राइब पर अप्लाई नहीं होगा। शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर कंट्री स्पिरिट या का डिस्टिलाइजेशन कर सकते हैं ऑन फॉलोइंग कंडीशन। तो ये केवल 2 पर्पस के लिए हो सकता है। पहला है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए और दूसरा है सोशल या रिलीजियस फंक्शन के लिए। तो जो ये कंट्री स्पिरिट मैन्युफैक्चर करेंगे उन्हें बेच नहीं सकते। में एक लिमिट लगी हुई है मैन्युफैक्चरिंग की। तो इसमें है 5 लीटर पर हाउस होल्ड पोजेस कर सकते हैं और 45 लीटर इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पोजेस कर सकते हैं। और लिमिट रिड्यूस करने का पावर जो होगा वो ग्राम सभा को होगा। सेक्शन 61E, पावर ऑफ ग्राम सभा टू रेगुलेट एंड प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर सेल एक्सेट्रा ऑफ इंटॉक्सिकेंट। शैल है तो ग्राम सभा की मैंडेटरी पावर है कि वो
ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन पास कर सकती है। कोई भी पुरानी इंटॉक्सिकेंट मैन्युफैक्चरिंग पर इस प्रोहिबिशन ऑर्डर पर इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा, जो इस एक्ट में आने से पहले से जो चल रही हैं। बिना ग्राम सभा की मंजूरी के कोई भी आउटलेट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं इस्टेब्लिश की जाएंगी। अगर ग्राम सभा प्रोहिबिट करती है मैन्युफैक्चरिंग का तो या फिर पोजीशन का या सेल का किसी इंटॉक्सिकेंट की, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है। कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या आउटलेट नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। अगर कोई है तो उसे क्लोज करना होगा, और कोई भी मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट या सेल नहीं कर सकता ग्राम सभा क्षेत्र में बिना ग्राम सभा के परमिशन के। सेक्शन 61F कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ द डिसीजन ऑफ ग्राम सभा। तो इसको इन्फोर्समेंट ग्राम पंचायत इन्फोर्समेंट इफेक्ट में लेके आती है। यहाँ ज़रूरत पड़े तो वहाँ, जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी मदद ली जा सकती है। एसडीएम को अप्रोच कर सकते हैं। अब सेक्शन 62 कहता है पावर टू मेक रूल्स। तो ये इस पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। हाँ, तो ये था इस एक्ट का क्विक रिवीजन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।